नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं श्री झीणेश्वर महादेव धाम की। हमारे पास कुछ लेख हैं, थोड़ी जानकारी वेबसाइटों से भी मिली है और कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए इस जगह की कहानी को थोड़ा समझे, इसके इतिहास को, मान्यताओं को। तो सबसे पहले ये है कहाँ? ये धाम है मध्य प्रदेश में धार जिला और वहाँ सरदारपुर नाम की तहसील है। हाँ, और खास बात यह है कि ये माही नदी के बिल्कुल किनारे पर है। अच्छा, माही नदी के किनारे। और देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात पता चली शिवलिंग के बारे में। हाँ। कहते हैं कि वो पत्थर के एक पुष्करानाकार आधार पर है। पुष्करानाकार, हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा सा भारी लगता है ना? हाँ, पर इसका मतलब बहुत सुंदर है। मतलब सोचिए, पत्थर का आधार, हाँ। कमल के फूल जैसा तराशा हुआ। हाँ। और उस पर शिवलिंग। हाँ। ये अपने आप में एक बड़ी कलात्मक सी छवि बनाता है। बिल्कुल, कमल तो वैसे भी पवित्रता का प्रतीक है। हाँ। तो ऐसा आधार होना, ये खास। अच्छा, अब जो बात सबसे पहले सामने आए और शायद सबसे ज्यादा मतलब ध्यान खींचने वाली, वो है इसका पांडव काल से जुड़ा होना। हाँ। एक स्थानीय अखबार है दैनिक भास्कर, उसमें जिक्र है कि इसे पांडव कालीन स्थल मानते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। हाँ, ये मान्यता तो इसे एकदम एक अलग ही, आप कह सकते हैं, पौराणिक आयाम दे देती है। सोचिए, मालवा का पठार, माही नदी का किनारा और एक प्राचीन शिव मंदिर जिसके तार महाभारत काल से जुड़ रहे हों। ये फिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं रहती, ये इतिहास और मिथक का जैसे संगम बन जाता है। हाँ, और अक्सर ऐसा होता है ना कि नदियों के किनारे या ऐसी खास जगहों से पुरानी कहानियां जुड़ जाती हैं। बिल्कुल, शायद नदियों का वो जीवन देने वाला रूप, और पुराने जमाने से इंसान वहीं बसता आया है। तो ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि पांडव यहाँ आए होंगे, ये रुके होंगे। क्या स्रोतों में ये पता चलता है कि ये मान्यता क्यों है? कोई कहानी है इसके पीछे? देखिए, जो स्रोत हमारे पास है ना, वो बस इतना बताते हैं कि हाँ, ऐसा माना जाता है। वो जो दैनिक भास्कर की खबर है, वो भी इसी लोक मान्यता को ही रिपोर्ट कर रही है। अच्छा। मतलब कोई खास कहानी या कोई पुरातात्विक सबूत वैसा कुछ इन स्रोतों में नहीं मिला है। तो अभी के लिए ये एक मजबूत स्थानीय और पौराणिक मान्यता है, पर ऐसी मान्यताएं भी बहुत जरूरी होती हैं। हाँ, वो जगह को एक अलग ही मतलब भावनात्मक महत्व देती हैं। बिल्कुल, भले ही ठोस सबूत हो ना हो। सही बात है। अच्छा, चलिए पांडव काल से थोड़ा आगे आते हैं। क्या इस इलाके के मतलब सरदारपुर के हाल के इतिहास के बारे में भी कुछ मिलता है इन स्रोतों में? हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर हम थोड़ा कुछ 100 साल पीछे जाएं, तो ब्रिटिश राज में सरदारपुर का एक बिल्कुल अलग ही चेहरा दिखता है। अच्छा। कैसा? ये सिर्फ मंदिर के पास का कोई छोटा मोटा कस्बा नहीं था। स्रोत बताते हैं कि ये ग्वालियर रियासत का हिस्सा था उस वक्त, और यहाँ भोपवार एजेंसी के पॉलिटिकल एजेंट का हेडक्वार्टर था। भोपार एजेंसी का मुख्यालय, पॉलिटिकल एजेंट? ये तो अंग्रेजों का कोई बड़ा अफसर होता होगा। हाँ, बहुत बड़ा। पॉलिटिकल एजेंट मतलब ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि, जो रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच सारे मामले देखता था। तो अगर किसी जगह उसका मुख्यालय है, मतलब वो पूरे इलाके के लिए अंग्रेजों का एक जरूरी सेंटर था, कंट्रोल का, निगरानी का। अरे वाह! मतलब एक तरफ इतना पुराना मंदिर, पांडवों की बात, और दूसरी तरफ ब्रिटिश राज का इतना अहम अड्डा। ये दोनों चीजें एक साथ। हाँ, यही तो दिलचस्प है। स्रोत ये नहीं बताते कि अंग्रेजों ने यही जगह क्यों चुनी। शायद नदी का किनारा या कुछ और हो सकता है। नदी रास्ते तो हमेशा से जरूरी रहे हैं, और फिर वहां भील आबादी भी काफी थी। शायद उन पर कंट्रोल रखने या इलाके पर नजर रखने के लिए ये सही जगह लगी हो। और इसी से जुड़ी एक और बात पता चलती है। क्या? सरदारपुर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नहीं था, ये मलवा भील कोर का भी मुख्यालय था। मलवा भील कोर, ये क्या थी? एक, समझ लीजिए, एक फौज की टुकड़ी थी। 1837 में बनी थी और करीब 1900 तक काम करती रही। एक तरह की मिलिट्री पुलिस बटालियन, और इसमें भर्ती भी ज्यादातर स्थानीय भील लोगों की ही होती थी। अच्छा, तो अंग्रेजों का दफ्तर भी यहीं और उनकी एक फौज भी यहीं। हाँ। ये तो सरदारपुर की बिल्कुल ही अलग कहानी है। हाँ। मतलब आस्था भी और सामरिक महत्व भी। बिल्कुल। पर क्या इसका मंदिर पर कोई असर पड़ता था? मतलब अंग्रेज अफसर, फौजी और मंदिर के लोग? स्रोत इस बारे में कुछ नहीं कहते। मतलब वो धाम के होने की बात अलग बताते हैं और ब्रिटिश सेंटर होने की बात अलग। पर सवाल तो मन में आता ही है कि क्या ये दोनों दुनियाएं एकदम अलग थलग थीं, या कोई मेलजोल, कोई टकराव था? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये दिखाता है कि एक ही जगह समय के साथ कितने अलग अलग मायने रख सकती है। सही कहा।
वाकई। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पांडवों से अंग्रेजों तक। हाँ। पर आज श्री झिनेश्वर महादेव धाम का क्या महत्व है? क्या वो बस एक पुरानी जगह बन के रह गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्रोतों से साफ पता चलता है कि ये आज भी लोगों की आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। अच्छा। हाँ, खासकर महाशिवरात्रि पर वो दैनिक भास्कर वाली खबर याद है? हाँ, पांडव काल वाली। उसी में ये भी लिखा है कि महाशिवरात्रि पर यहाँ पूरे 2 दिन का महोत्सव होता है और स्थानीय समिति इसकी तैयारी करती है। 2 दिन का महोत्सव? हाँ। अरे वाह, ये तो काफी बड़ा आयोजन हुआ। हाँ, मतलब सिर्फ पूजा नहीं, पूरा उत्सव। ये क्या दिखाता है? मतलब लोगों की आस्था? बिल्कुल। एक तो ये कि शिवजी में लोगों की आस्था बहुत गहरी है और एक्टिव है। दूसरा ये कि धाम सिर्फ कोई पुरानी इमारत नहीं, बल्कि एक चालू, अहम पूजा स्थल है जहां लोग जुटते हैं। और समिति का होना, 2 दिन का कार्यक्रम, ये भी बताता है कि वहाँ एक संगठित व्यवस्था है। सही बात है। एक सामाजिक धार्मिक जीवन है जो इस परंपरा को चला रहा है। ये चीजें सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं, लोगों की जिंदगी में जिंदा है। क्या स्रोतों में ये भी है कि इस महोत्सव में कुछ खास होता है, कोई अलग रस्म? इन स्रोतों में बहुत डिटेल में रीति रिवाजों का जिक्र तो नहीं है। बस ये लिखा है कि 2 दिन का आयोजन होता है, समिति तैयारी करती है। पर इतनी जानकारी भी काफी है ये दिखाने के लिए कि धाम सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, आज का उत्सव भी है। हाँ, ये बात तो है। ये सबूत है कि ये जगह आज भी लोगों को जोड़ती है, उनकी श्रद्धा का केंद्र है। तो अगर हम सारी बातों को जोड़कर देखें तो श्री झिनेश्वर महादेव धाम की एक कई रंगों वाली तस्वीर बनती है। मध्य प्रदेश में धार जिले में सरदारपुर के पास माही नदी के किनारे। बिल्कुल। एक तरफ तो इसमें वो प्राचीनता वाला एहसास है, पांडवों से जुड़ी मान्यता है जो इसे सीधे महाभारत से जोड़ देती है। दूसरी तरफ इसमें आधुनिक इतिहास की परतें हैं, ब्रिटिश राज की प्रशासनिक फौजी मौजूदगी के निशान कि ये इलाका कभी सत्ता का केंद्र भी रहा। और इन सबके ऊपर आज की जीती जागती आस्था महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों में जो दिखती है। सही कहा। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये तो जैसे समय की कई धाराओं का संगम हो गया। हाँ, यहाँ भूगोल भी है, नदी पठार, पौराणिक कथा भी पांडव, इतिहास भी अंग्रेज और आज की संस्कृति भी, त्योहार, आस्था, सब एक साथ। बिल्कुल। ये जगह हमें याद दिलाती है कि हमारे देश में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ इतिहास, मिथक और आज का जीवन सब एक साथ सांस लेते हैं। श्री झिनेश्वर महादेव धाम इसी का एक उदाहरण है, जैसा हमें इन स्रोतों से पता चला। तो ये थी श्री झिनेश्वर महादेव धाम पर हमारी आज की बातचीत। वाकई इतिहास, आस्था और प्रकृति का एक बड़ा ही दिलचस्प संगम देखने को मिला। हाँ, और जो जानकारी मिली वो एक तस्वीर तो बनाती है मन में। प्राचीन जगह, नदी किनारा, पांडवों वाली बात जो लोगों के मन में गहरी बैठी है। फिर वो अंग्रेजों वाला दौर, एक बिल्कुल अलग कहानी। हाँ। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आप जानकारी की परतें खोलते हैं तो कुछ नए सवाल भी खड़े हो जाते हैं। कैसा सवाल? मेरे मन में इन स्रोतों को देखने के बाद एक सवाल घूम रहा है। वो ये कि क्या इस धाम की जो असल बनावट है, मतलब उसकी वास्तुकला, उसका आर्किटेक्चर, मंदिर कैसे बना है, वहां जो मूर्तियां होंगी, कोई पुराने लेख होंगे पत्थरों पर, हाँ, क्या उनमें इन बातों की कोई झलक मिलती है? जैसे हमने वो पुष्करणाकार आधार की बात की, कमल जैसे। पर क्या वो बनावट या पूरे मंदिर का स्टाइल किसी खास जमाने की तरफ इशारा करता है? हाँ, ये तो बहुत जरूरी सवाल है। क्या पत्थरों पर कुछ ऐसा है जो हमें सीधे सीधे पांडव काल से जोड़े, या फिर अंग्रेजों के जमाने के असर का कोई निशान? क्योंकि मान्यताएं तो हैं, इतिहास भी पता चला, लेकिन क्या इमारत खुद कुछ कहती है? बिल्कुल। स्रोतों में इस बारे में कुछ था? नहीं, इन खास स्रोतों में इस पहलू पर कोई जानकारी नहीं मिली। मंदिर कैसा है, कितना पुराना है, किस स्टाइल का है, ये सब विस्तार से नहीं बताया गया। शिवलिंग के आधार का जिक्र है, पर वो किस काल का है ये साफ नहीं। हाँ। और वैसे ही अंग्रेजों की मौजूदगी का कोई निशान, हाँ। क्या मंदिर के आसपास आज भी दिखता है, इसका भी जिक्र नहीं। तो मतलब कहानी का एक बड़ा हिस्सा अभी पता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और यही बात इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाती है और शोध के लिए दिलचस्प भी। सच में ये एक ऐसा पहलू है जिस पर और जानकारी मिले तो मजा आ जाए। क्या पता भविष्य में कोई और स्टडी हो, कोई खुदाई हो जो इन मान्यताओं और इतिहास के बीच कोई ठोस कड़ी जोड़ सके। हाँ, लोक कथाओं और जमीनी हकीकत के बीच का पुल। हाँ, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने इतिहास को, अपनी मान्यताओं को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, किन सबूतों पर भरोसा करते हैं। ये तो आगे की खोज के लिए एक खुला दरवाजा है।